Hi everyone, this is Samiksha and in this video I'm going to share with you the master plan for the last month. तो currently addressing the NEET 2024 students. अब आपके पास majorly सिर्फ एक महीना रहता है which is the month of April before your NEET 2024 examination जो 5th मई को conduct किया जाएगा. और अब लास्ट मंथ में क्योंकि बहुत हसल रहती है, हमारे पास बहुत कुछ होता है करने को, हमें रिवाइज़ करना होता है, अपने गैप्स फिल करने होते हैं, अपनी मिस्टेक्स सुधारनी होती है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने होते हैं, OMR फिलिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होती है. सो दैट इज़ एक्चुअली अ लॉट टू डू इन द लास्ट मंथ. तो हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं एंड वी एक्चुअली विदाउट प्लानिंग हम बहुत दिन वेस्ट कर देते हैं बाय डूइंग द रॉन्ग थिंग्स और आइदर कन्फ्यूज रह के बैफल्ड रह के हम कुछ नहीं करते. सो आपको सब चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए आई एम गोइंग टू हेल्प यू. इस कंप्लीट प्लान के अंदर मैं आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट का और कैसे आप अपनी मिस्टेक एनालिसिस कर पाएंगे, उन्हें कैसे आपको फिल करना है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो मैं आपको एक रफ़ प्लान भी बनाकर बताऊंगी फॉर फिज़िक्स बायोलॉजी जो आपकी हेल्प करेगा आप बाकी सब्जेक्ट्स और बाकी सब चीज़ों के लिए एक प्लान बनाने के लिए. मेरा आपके लिए सजेशन यही रहेगा कि लास्ट मंथ में बिना प्लान के एंटर ना करें, बिकॉज अगर आप अनप्लान्ड वे में अनमैनर्ड वे में रैंडमली कुछ भी करेंगे तो मे बी आप बहुत सी चीज़ें छोड़ दें जिनके लिए आपके पास एक्चुअल में टाइम था, बट बिकॉज ऑफ दैट बैफलनेस हसल आपसे वो चीज़ें छूट गई एंड देन यू विल रिग्रेट इन द एग्जामिनेशन. तो प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है फॉर द लास्ट मंथ. अपने लास्ट मंथ को कई लोगों ने तो बहुत पहले से प्रिपेयर कर लिया होगा कि बस अब ये लास्ट स्टेज है एंड आफ्टर दैट दे विल क्रैक द एग्ज़ाम, बट फॉर दोस्त जिन्होंने नहीं किया आई एम देयर टू हेल्प विद यू. अभी दो कैटेगरीज़ के बच्चे हो सकते हैं. वन, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, कईयों ने रिवीजन भी एक बारी कर लिया होगा, तो मैं उन्हें भी एड्रेस करूँगी. और जिनका अभी तक सिलेबस कुछ बच गया है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है, मैं उन्हें भी एड्रेस करूँगी. सो दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स वीडियो को आगे तक देख सकते हैं. वंस यू कंप्लीट द वॉच द वीडियो आई विल अश्योर यू कि आपके पास एक शानदार सा प्लान बन जाएगा अप्रैल के लिए. ओके, सो बिफोर बिगिनिंग, अगर आप वन शॉट्स के लिए सर्च कर रहे हैं, रिवीजन के लिए आपको छोटे वन शॉट्स चाहिए जिनमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर कर लें और अपने सारे कंसेप्ट्स पे रिवाइज कर लें, सो यू कैन चेक आउट फ्यू वीडियोस. ऑल्सो अगर आप नीट 2024 के लिए एस्पायर नहीं कर रहे हैं, किसी और ईयर के लिए एस्पायर कर रहे हैं और एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए, एक अच्छा टाइम टेबल बिल्ड करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट के लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहते हैं, OMR फिलिंग के लिए कोई स्ट्रैटेजी चाहते हैं, सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दोज वीडियोज़, दे विल हेल्प यू. ओके, नाउ बिगिनिंग विद द प्लान फॉर अप्रैल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्लान क्या था. सो आई वॉज अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट. सो मेरा पास जो कंसर्न्स थे इट वॉज मॉक टेस्ट प्रैक्टिसिंग एंड रिवीजन. ओके, मेरे पास कोई कोचिंग का बर्डन नहीं था, तो मेरा स्केड्यूल कोचिंग के हिसाब से नहीं था. जो कोचिंग जाने वाले स्टूडेंट्स होंगे उन्हें अपने शेड्यूल को मॉडिफाई करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या उनकी कोई क्लास है. वैसे तो लास्ट मंथ में कोई क्लासेस नहीं होती है, बट मॉक टेस्ट है तो उस हिसाब से उन्हें ये स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. जो कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो सेल्फ स्टडी है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो मेरा सिलेबस मार्च एंड तक कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, बिकॉज आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन प्रॉपरली इन दिसंबर एंड इन जनवरी. तो मेरा भी सिलेबस बहुत एंड टर्म पे कंप्लीट हुआ था, लाइक इन मार्च एंड फ्यू डेज ऑफ अप्रैल. इतना मैंने लिया था टू कम्प्लीटली कवर द सिलेबस. ओके, सो मेरे प्लान में बेसिकली मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपने एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. ठीक है, सो वंस यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, अब आपके पास दो मेजर चीज़ें रहती है करने को. द फर्स्ट थिंग इज़ रिवीजन एंड द अदर थिंग इज़ मॉक टेस्ट. रिवीजन हम लोग यूनिट वाइज भी करते हैं, क्लास वाइज भी करते हैं, चैप्टर वाइज भी करते हैं, बट क्योंकि अब आपके पास सिर्फ एक महीना रह गया है, आपका मेजर कंसर्न और ज़्यादातर रिवीजन जो अब आप करेंगे वो यूनिट वाइज और क्लास वाइज के अराउंड ही होंगे. मॉक टेस्ट भी आप अब तक बहुत सारे मॉक टेस्ट दे चुके होंगे जिसमें क्लब ऑफ चैप्टर्स आते थे या यूनिट्स आते थे. अब आप यूनिट वाइज मॉक टेस्ट की जगह क्लास वाइज और फुल मॉक के ऊपर शिफ्ट करने वाले हैं. कुछ लोग अब तक फुल मॉक प्रैक्टिसिंग शुरू कर दिए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, बोथ इज़ फाइन, बट अब हमें फुल मॉक की प्रैक्टिस भी करनी है और क्लास वाइज मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं खुद को प्रिपेयर करने के लिए फुल मॉक के पहले.
सबसे पहले यूनिट वाइज और क्लास वाइज रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी है, आप अपना पूरा डिटेल नोट्स वाला नोटबुक खोलकर नहीं बैठ सकते, वरना आप कभी क्लास वाइज और यूनिट वाइज रिवीजन को नहीं कंप्लीट कर पाएंगे 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी टाइम इक्वल्स टू जब आपने डिटेलिंग में कवर करने में लगाया था, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितनी बार रिवीजन किया है। तो यूनिट वाइज रिवीजन करने के लिए, क्लास वाइज रिवीजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स का सहारा लेना होगा, आपको शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करना होगा। ये आपके खुद के नोट्स भी हो सकते हैं या जो अवेलेबल नोट्स हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने कुछ शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किए, आप उन्हें भी देख सकते हैं। किसी भी तरह के शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए जो NCERT बेस्ड हो, वेरी इंपॉर्टेंट, NCERT बेस्ड हो, आपका NCERT का कोई पॉइंट नहीं छूटे। एडिशन चल जाता है पर डिडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वैसे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बहुत एक्स्ट्रा भी नहीं देखना है, आपको बिल्कुल अपने काम की चीज़ देखनी है। सो NCERT बेस्ड शॉर्ट नोट्स की तलाश कीजिए, और साथ ही में PYQs भी अगर हों शॉर्ट नोट्स के अंदर, या फिर आप PYQs अलग से सॉल्व कर लीजिए। तो PYQs के ऊपर आपका मेजर कंसर्न होना चाहिए और शॉर्ट नोट्स के ऊपर आपका मेजर कंसर्न होना चाहिए नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज। ओके, तो मैं आपको एक रफली प्लान बताती हूँ कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं अप्रैल को। सो मैं ऐसे नहीं चल रही हूँ वीक वाइज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि 1 अप्रैल को मंडे नहीं होगा, है ना। 1 अप्रैल इज़ मंडे क्या? It is Tuesday. 1 April is Tuesday, I guess. Whatsoever. So I'm going it with dates 1 2 3 4 5 6 7 like that. और हम 14th तक मैंने सोचा है, 14th तक हम एक बारी पूरा रिवीजन कर लेंगे। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों बुक्स का पूरा रिवीजन इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स आप कर पाएंगे 14th अप्रैल तक। ऐसा ये आप कैसे कर पाएंगे? बाय गोइंग यूनिट वाइज रिवीजन। जैसे कि मैं क्लास 11th फिज़िक्स के लिए आपको पोर्ट्रे करूं, तो आप फर्स्ट डे यानी 1 अप्रैल को आप कर सकते हैं मैकेनिक्स का रिवीजन, और 2 अप्रैल को भी आप मैकेनिक्स का, बिकॉज मैकेनिक्स इज़ ए लार्ज यूनिट, सो आप 2 दिन मैकेनिक्स को दे सकते हैं। आप शॉर्ट नोट्स पढ़िए, अपने सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कीजिए और PYQs कीजिए, और साथ में वो क्वेश्चंस कर सकते हैं आप जिन्हें आपने स्टार मार्क किया होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं वाइल प्रिपेयरिंग, जब आप डिटेल कवरेज कर रहे होते हैं एंड स्टफ विच एक्चुअली आर डिफ़िकल्ट, ओके, या जो आपसे 1 स्टेप में सॉल्व नहीं होते हैं, या जिनमें आपको कन्फ्यूजन रह जाता है, जिन्हें आप मार्क करके रखते हैं कि हम इन्हें एक बार रिवीजन में दोबारा से देख लेंगे। तो वो सब स्टार मार्क क्वेश्चन को भी आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपको करना होता है यूनिट वाइज रिवीजन के वक्त। डू योर शॉर्ट नोट्स, do the PYQs and do all those star marked questions जिनमें आपको confusion था। तो मैकेनिक्स के लिए आप 2 दिन अलॉट कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ बिग यूनिट। देन SHM वेव्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये आपका 1 दिन में कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में 2 चैप्टर्स आते हैं, सॉलिड्स विच इज़ लाइक अ 15 मिनट्स चैप्टर अगर आप यूज़ करते हैं शॉर्ट नोट्स फॉर इवन लेस देन दैट, एंड फ्लूइड्स, SHM एंड वेव्स, ये भी बहुत छोटे यूनिट्स हैं। अगर आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प से करते हैं तो बोथ ऑफ देम कंबाइंड कैन टेक 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट, इतने में आपके सब चैप्टर्स हो जाएंगे। देन कमिंग टू थर्मल फिजिक्स, सो थर्मल फिजिक्स के लिए आप 1 दिन दे सकते हैं, जिसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इस तरीके से आप क्लास 11th फिजिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्या क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, कैसे रिवाइज करना है। साथ में आप टेस्ट को एसोसिएट कर सकते हैं कि वंस यू हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग, अब आप अपने से, अगर आपके पास यूनिट वाइज टेस्ट अवेलेबल हैं दैट्स वेरी गुड, नहीं अवेलेबल है तो आप खुद से 10-15 क्वेश्चंस लगा देखिए, या PYQs को आप एक टेस्ट की तरह दे दीजिए, है ना। PYQs आप के लिए आप हेल्प मत लीजिए, उन्हें एक टेस्ट के फॉर्मेट में दे दो और जज कर लो कि मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता है और ये वाला टॉपिक अच्छे से नहीं आता है। जो टॉपिक अच्छे से नहीं आता है आपको उसी दिन हैंड टू हैंड उसे पढ़ना है, एनालाइज करना है और उसे लिख कर रखना है। उस टॉपिक के ऊपर एक स्टार मार्क कर दीजिए दैट दिस इज़ द टॉपिक विच इज़ वीक फॉर मी, ओके। उसको हम नेक्स्ट के 15 डेज में टारगेट करेंगे, राइट। अब सिमिलरली बायोलॉजी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, फर्स्ट वीक में जो मैं 1 से 7 अप्रैल की बात कर रही हूँ, ये हमारा 1 से 7 अप्रैल हो गया फिजिक्स के लिए। अब 1 से 7 अप्रैल बायोलॉजी के लिए आप कर सकते हैं कि एक दिन आपने सेल यूनिट कर लिया, एक दिन ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लिया, प्लांट फिजियोलॉजी, डाइवर्सिटी एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ जस्ट गिवन एग्जाम्पल, सेल जो है एक बहुत छोटा यूनिट है, तो आप पूरा यूनिट 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं,
ओके, टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट जिसने एक बार ही पढ़ा हुआ है सब कुछ, 2 बार ही पढ़ा हुआ है सब कुछ, तो आप सेल यूनिट को शॉर्ट नोट्स के थ्रू 2 से 2.5 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। ट्रस्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में टाइम लग सकता है क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स हैं, तो आप सेल के साथ साथ ही कुछ चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी के शिफ्ट कर दीजिएगा और फिर बाकी के चैप्टर्स आप नेक्स्ट डे कवर कर लीजिए। प्लांट फिजियो में तो अब चैप्टर्स कट गए हैं, तो आप एक दिन में आराम से प्लांट फिजियो कर पाएंगे। रिवाइज सिलेबस के हिसाब से प्लांट फिजियो में चैप्टर्स जो है डिडक्ट हो चुके हैं, तो अब कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं जो एक दिन में बिल्कुल हो जाएंगे। डाइवर्सिटी में भी आपके 4 चैप्टर्स ही आते हैं, दे कुड बी डन, एंड स्ट्रक्चरल भी बहुत ही कम टाइम में आपका निपट जाएगा। तो अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी आप एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो आप सेल और स्ट्रक्चरल के साथ साथ कुछ चैप्टर्स शिफ्ट कर सकते हैं ताकि वो आपके लिए कवरेज आसान हो जाए। इस तरीके से आप 7 दिन में पूरी क्लास 11th बायोलॉजी भी रिवाइज कर लेंगे। अपने वीक टॉपिक्स को आपने एनालाइज भी कर लिया, उन्हें दोबारा से पढ़ भी लिया, आपने क्वेश्चंस और PYQs भी सॉल्व कर लिए बायोलॉजी के लिए और फिजिक्स के लिए। सिमिलरली आप केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा एक प्लान बना सकते हैं। तो कितना अच्छा है, आपने एक दिन में पूरा क्लास 11th का रिवीजन कर लिया, अपना सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए, आपके वीक टॉपिक्स का एनालिसिस हो गया, आपने PYQs कर लिया, एक टेस्ट भी दे लिया, तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया, आपके PYQs भी सॉल्व हो गए, राइट। और अब जो बाकी का जो दिन लास्ट डे होगा, संडे जो है, संडे को आप एक फुल मॉक के लिए रिजर्व रखिए। 2 नहीं तो 1 फुल मॉक तो आप संडे को देना शुरू कर दीजिएगा फ्रॉम 7th of April, ठीक है। अभी जैसे हम फर्स्ट संडे 7th April को देखेंगे, तभी हमने 11th तो पूरा रिवाइज कर लिया, तो वो तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं। 12th नहीं किया है तो आप मतलब ऐसा कभी नहीं होगा, देखो अगर 12th भी रिवाइज कर लोगे, ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आई एम रेडी टू गो फॉर द मॉक टेस्ट, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कभी ये वाला फीलिंग नहीं आता है किसी को भी। सो आपको मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना सीखना है, अपना OMR स्ट्रैटेजी बिल्ड करना सीखना है, अपना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, इसीलिए आप टेस्ट दे रहे हैं। मार्क्स के ऊपर फोकस मत कीजिए, पेपर एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए कि आपने 11th पूरी रिवाइज़ की थी, उसमें से आपका क्या गलत हुआ, उसमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अभी देख सकते हैं दोबारा से और आप उनको सुधार सकते हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। 12th में आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना कीजिए, और बाकी का के लिए हम लोग नेक्स्ट जो है वीक रिवाइज करने ही वाले हैं, तो उसके थ्रू आप इम्प्रूव कर पाएंगे 12th के लिए। सो लाइक दैट यू हैव टू कीप ऑन गोइंग। अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो 11th के बाद ही 12th की होगी, है ना। स्पेशली फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए भी हम जनरली यही, तो आपने 12th तो रिसेंटली की है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी उसे फुल मॉक में अटेम्प्ट करने में। जिन्होंने जो बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हैं, फ्रेशर्स हैं, उनको तो बहुत ही आसान लगेगा 12th का पोर्शन, क्योंकि वो तो अभी अभी अपना बोर्ड एग्ज़ाम देकर आए हैं, राइट। देन नेक्स्ट वीक में जो हमारा 8 अप्रैल से होगा, 8th of April टू लाइक 14th of April, इसमें आप इस तरीके से, जैसे मैंने क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया है, दैट यू हैव यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। इन्हें आप एक दिन में, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को थोड़ा थोड़ा डे वाइज थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि ये बड़े यूनिट्स हैं। बाकी तो आपका जो है ईजिली कवर हो सकता है एक दिन के अंदर, तो इनके साथ शिफ्ट कर दीजिए। बाकी ये सिर्फ 4 ही दिन है, तो आप फ्राइडे को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं या 5th डे को भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन कवरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो इस तरीके से आपको 7 डेज़ में, आप 7 डेज़ प्लस 7 डेज़ में आप अपना पूरा क्लास 11th और क्लास 12th का पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर सकते हैं, PYQs के साथ और अपने शॉर्ट नोट्स के साथ, सारे कंसेप्ट्स, PYQs और एनालिसिस के साथ। और आप लास्ट डे एक फुल मॉक भी दे चुके होंगे, राइट। यू हैव डन 2 फुल मॉक्स आप अब तक दे चुके होंगे, और आपने क्लास वाइज टेस्ट भी दे लिया होगा, क्लास 11th का और क्लास 12th का, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कोचिंग गोइंग स्टूडेंट होंगे, जो मॉक टेस्ट में किसी भी मॉक टेस्ट के अंदर मतलब एनरोल्ड होंगे किसी भी टेस्ट सीरीज़ के अंदर। सो उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी कि उनका तो जो मॉक टेस्ट है वो जनरली संडे को ही स्केड्यूल्ड होगा, तो आप संडे को ध्यान में रखते हुए ये सिमिलर प्लानर, यानी आप 31st जो आपका मंडे है वो 31st को होगा, सो आप 31st से ये वाला स्केड्यूल फॉलो कीजिए, तो आप आराम से सैटरडे तक इसे फॉलो कर सकते हैं और संडे को अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो जो कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनका मॉक टेस्ट जो है, पहला मॉक टेस्ट है वो संडे को होने वाला है, वो इस स्केड्यूल को 31st of March से शुरू कर सकते हैं, बाकी 1st of April से कर सकते हैं, एज़ पर योर कन्वीनियंस, ठीक है।
अब जब हमारे पास 14 अप्रैल तक हम दोनों क्लासेस का एक बारी पूरी तरीके से रिवीजन कर चुके हैं, PYQs कर चुके हैं, वीक टॉपिक्स का एनालिसिस भी कर चुके हैं, 2 मॉक टेस्ट आपने दिया, आपने उन 2 मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया है, तब बहुत कुछ कर चुके हैं अभी रिवीजन के अंदर। तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस हर डे बिल्ड होगा, ट्रस्ट मी। नाउ 15 to 30th अप्रैल इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, बिकॉज ये लास्ट 15 दिन है आपके एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज जो आपके मई में 4 दिन रहेंगे ना, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ऑफ मई, 5th ऑफ मई यू हैव द एग्जामिनेशन, वो बहुत स्ट्रेस में कटेंगे। आपको बहुत चीज़ें ऐसा लगेगा कि सब भूल रहे हैं, अलग अलग तरह की एनजाइटी होगी आपको, है ना, टाइप्स ऑफ एनजाइटी होने वाली है। सो वो 4 दिन को आप थोड़ा बफर की तरह ही रखिए कि उनके लिए कुछ खास टारगेट मत बनाइए। उन दिन तो आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है एक एक, और उनको एनालाइज कर लेना है, जितना आपसे बन पड़ता है रिवीजन कर लेना है। बाकी स्ट्रेस फ्री रहना है उन 4 दिनों में। स्पेशली आपको उन 4 दिनों में सीखना ही है कि आप टाइम और स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे एग्जामिनेशन डे के दिन। बाकी आप कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ ऐसा कर लेंगे तूफानी उन 4 दिनों में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्रेडिक्ट करके चलना है कि मैंने बोला ना, टाइप्स ऑफ एनजाइटी होगा आपको। सो 15 और 30 अप्रैल में अब आपको जो चीज़ें करनी है, इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइजिंग योर मिस्टेक नोटबुक। जो आपके स्टार मार्क्ड क्वेश्चंस थे, स्टार मार्क्ड टॉपिक्स थे, जो टॉपिक्स में आप बार बार गलती करते हैं, जो क्वेश्चंस आप बार बार गलत करते हैं, अब बारी आएगी आपके मिस्टेक नोटबुक की। आपको उस मिस्टेक नोटबुक को डेली देखना है, डेली उसके अंदर सुधार करना है। आप देखिएगा कई क्वेश्चंस आपके बिल्कुल मिस्टेक नोटबुक से उठ के आएंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा टॉपिक से क्वेश्चन होगा जो आपने मिस्टेक नोटबुक में पढ़ा था सुबह सुबह, एंड यू फील योर सेल्फ दैट आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने अपना मिस्टेक नोटबुक रिवाइज किया था। क्योंकि मिस्टेक नोटबुक बनाते बहुत लोग हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं करते। मिस्टेक नोटबुक सिर्फ लिखने के लिए नहीं है आपकी मिस्टेक्स, आप उन मिस्टेक्स को देखना है, समझना है, एनालाइज करना है, सुधारना है आपको उन मिस्टेक्स को। सो आपके मिस्टेक नोटबुक का रिवीजन एक की पॉइंट होगा ड्यूरिंग योर लास्ट 15 डेज। देन आप क्लास वाइज रिवीजन कर सकते हैं कि अब आपके पास जो प्रिपेयर्ड है पूरा का पूरा यूनिट वाइज रिवीजन के बाद जो आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, अब आपको क्लास वाइज रिवीजन करना है। एक दिन आपने पूरी क्लास 11th ख़त्म कर दी, क्लास 12th ख़त्म कर दी, एंड लाइक दैट। ऐसा बार बार कर सकते हैं, अल्टरनेटिव डेज पर कर सकते हैं, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, ये सब आपको करना है डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। पूरे के पूरे 15 दिन आप रोज़ एक मॉक पेपर मिनिमम सॉल्व करेंगे। आपको 15 से 20 मॉक पेपर सॉल्व करके जाने हैं। तो अगर आप 15 अप्रैल से भी शुरू करेंगे तो आप 20 मॉक पेपर सॉल्व कर पाएंगे टिल 4 मई, एंड दैट इज़ इनफ। ओके, दैट इज़ अ गुड नंबर टू गेट प्रैक्टिस। लोग 60 मॉक पेपर्स भी सॉल्व 100 भी करते होंगे, बट नंबर ऑफ मॉक पेपर्स इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करेगा कि आप मॉक पेपर को कितने अच्छे से एनालाइज करते हैं और कितने अच्छे से आप मॉक पेपर की गलतियों पर काम करते हैं। अगर आप एक अच्छे टेस्ट सीरीज़ में एनरोल्ड हैं जो NCERT बेस्ड है, जो पेपर के पैटर्न से मैच करती है, तो ट्रस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज से ही आएंगे और एग्जैक्ट आएंगे। कुछ के तो वैल्यूज़ भी मैच करेंगे। तो क्वेश्चंस आपके देखे दिखाए ही आएंगे अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मॉक पेपर्स को सीरियसली ले रहे हैं, तो उन्हें एनालाइज कर रहे हैं सीरियसली, तो नंबर चेंज होकर या सेम पैटर्न में और कभी कभी सेम वैल्यू के साथ भी क्वेश्चन रिपीट होंगे जो आप मॉक पेपर्स दे रहे हैं उनमें से। सो एक अच्छी टेस्ट सीरीज़ पिक कीजिए अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं किया है तो। और टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम अमाउंट में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं मार्केट में। मैंने अपने आप को यकीन की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया था, नॉट यकीन की, लाइक PW की जो लास्ट टेस्ट सीरीज़ आई थी, आई मेक माई सेल्फ एनरोल्ड इन इट। ओके, नाम मुझे ध्यान नहीं रहा, बट आई वॉज एनरोल्ड इन टेस्ट सीरीज ऑफ फिजिक्स वाला। सो दैट वो कम्प्लीटली NCERT बेस्ड थी और उसमें ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन वाले, मैच द कॉलम्स, एंड ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर इन्वॉल्व इन द टेस्ट। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन से एक्सपोजर मिल रहा है, हर तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपको आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो NCERT बेस्ड भी थे, ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्राली कुछ पूछ लिया, ऐसा नहीं था। सो मेक योर सेल्फ एनरोल्ड इन अ कन्वीनियंट एंड इन अ रिलायबल टेस्ट सीरीज़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो क्लास वाइज रिवीजन कर सकते हैं, मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करेंगे और फुल मॉक पेपर देंगे डेली। ओके,
देन कमिंग टू द बिगेस्ट मिस्टेक, देखो अभी क्या होगा ना कि बहुत सारे मैराथन वगैरह आएंगे कि आप 15 घंटे बैठिए, 12 घंटे बैठिए एंड विल मेक यू रिवाइज कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 11th बायोलॉजी, क्लास 11th केमिस्ट्री, लाइक दैट. सो डू नॉट मेक योर सेल्फ पार्ट ऑफ सच मैराथन्स. ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मेरा सिर्फ सजेशन ये है कि आप लास्ट के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर सब्जेक्ट के टच में रहें हर दिन. ठीक है, जितना आप रेगुलर रहेंगे तीनों सब्जेक्ट से उतनी चीज़ें आपको रिटेन रहेंगी. ठीक है, तो अगर आप किसी दिन सिर्फ बायोलॉजी करते हैं तो हो सकता है इतनी बायोलॉजी पढ़ने के बाद पूरे दिन नेक्स्ट दिन आपसे केमिस्ट्री मुंह फेर ले. राइट, इट इज़ पॉसिबल. तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट के दिनों में आप तीनों सब्जेक्ट्स के टच में रहें डेली, चाहे थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन तीनों सब्जेक्ट्स को आपको डेली पढ़ना है. ठीक है, डेली उनके ऊपर क्वेश्चन लगाने हैं, कुछ भी, बट तीनों सब्जेक्ट्स को आपको टच में रखना है एवरी डे. डू नॉट कमिट योर सेल्फ टू वन सब्जेक्ट अ डे. ऐसी स्ट्रैटेजी मत बनाइएगा, वरना ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है. सो दिस कुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड, दैट डू ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स एवरी डे. ओके, सो दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरीके से जाना है. अब नाउ एड्रेसिंग टू द स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. तो जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो अपने पहले के 20 डेज 1st to 20th अप्रैल दे सकते हैं. जितना जल्दी आपसे कंप्लीट होता है उतना जल्दी कीजिए. लेकिन आप, मैं बता रही हूँ, दिस इज़ द एक्सीडिंग लिमिट. वैसे इंसान को अपना सिलेबस, मतलब एस्पायरेंट को अपना सिलेबस फरवरी एंड या मार्च एंड तक कंप्लीट कर लेना चाहिए. दैट इज़ द एंड लाइन. बट क्योंकि आपका अभी तक नहीं हुआ है तो आप 20th अप्रैल तक, इट इज़ द लास्ट लाइन. ओके, इसके बाद कुछ स्कोप होप मत रखिएगा. 20th अप्रैल तक एटलीस्ट आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए. ये भी बहुत लेट है, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके 20th अप्रैल तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है. एंड साथ साथ में सिर्फ कंप्लीशन के ऊपर ध्यान नहीं देना है. जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जो बच्चा है वो तो आप अभी कवर कर ही रहे हैं, लेकिन जो आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उसे रिवाइज करते रहना है. ओके, थ्रू योर डिटेल नोट्स अगर वो आपका वीक है तो, एंड और थ्रू योर शॉर्ट नोट्स अगर आपने उसको एक बार रिवाइज कर रखा है तो PYQs आपको लगाते रहने. पुराना रिवाइज करते रहना है आपको नए के साथ साथ. ठीक है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. No doubt. Okay, you have to work like at least 2 times harder, 2 to 3 times harder than those who are doing, जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट हो चुका है और जिन्होंने अच्छे से मेहनत की अभी पूरे साल. तो आपको जो है रिवीजन भी करना है और साथ साथ में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है. एंड देन PYQs करते रहना. PYQs आप सिलेबस कंप्लीशन वाले चैप्टर्स के भी कीजिए, रिवीजन के हिसाब से भी आप उन्हें रिवाइज करते रहिए. और जो लास्ट के 10 दिन बचेंगे इसमें आप खुद को इन्वॉल्व कर देंगे इनटू द कैटेगरी ऑफ फुल मॉक टेस्ट. 21 अप्रैल या 20th अप्रैल को आपको शुभारंभ कर देना है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का. तब जाके आप 10 से 15 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर पाएंगे, जो भी एक अच्छा खासा नंबर है. कोई बुरी बात नहीं है उसके अंदर. 10 से 15 मॉक पेपर भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं और अगर आप 2 मॉक टेस्ट कर पा रहे हैं एक दिन में तो बहुत अच्छी बात है. तब आप एग्जैक्टली मैच कर जाएंगे, आप 30 मॉक पेपर सॉल्व कर लेंगे. सो दिस इज़ अ गुड नंबर इफ़ यू एबल टू सॉल्व 15, 10 to 20 मॉक टेस्ट, 10 to 20 मॉक टेस्ट. इतना आप चल जाएगा. मॉक टेस्ट प्रैक्टिसिंग का बेसिक मतलब है आप ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोज हो जाएं, ज़्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से एक्सपोज हो जाएं, तो आपको कन्फ्यूजन कम हो जाए, आपको पेपर अटैम्प्ट करना आ जाए. एग्जामिनर कहाँ कहाँ घुमा सकता है ना, वो सब जगह आप पकड़ लो कि इधर इधर घुमाएगा और मुझे नोटिस में आ गया कि मैं यहाँ गलती कर सकती हूँ. आपकी एक OMR स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाए, आपकी एक पेपर अटैम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड हो जाए. तो ये आप जितना जल्दी गैदर कैप्चर कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. दैट्स वाई इट वाज सेड कि ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए. देन क्लास वाइज टेस्ट और आपको एनालिसिस के ऊपर बहुत फोकस करना है क्योंकि आपने ज़्यादा रिवाइज़ नहीं किया है. तो जो बचे हुए 10 दिन हैं उसमें आपको क्लास वाइज रिवीजन करना है. क्लास 11th रिवीजन, क्लास 12th रिवीजन, लाइक दैट. इट विल टेक टाइम बट यू हैव टू डू इट एवरी डे. ओके, जितना बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. तो लास्ट के 10 दिन में जो आपके पास अप्रैल के रहेंगे, मेक श्योर कि रिवाइज़
बोथ ऑफ दी क्लासेस 2 टाइम्स ईच, यानी आपको अपने पूरे सिलेबस को एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना है क्लास वाइज रिवीजन टेक्निक से, यानी शॉर्ट नोट्स और PYQs की हेल्प से। और आपकी जो मिस्टेक नोटबुक है उसको भी आप हैंड टू हैंड रिवाइज करते रहिए और वो भी करते रहिए, लाइक जो आप टेस्ट देंगे एनालिसिस करेंगे एंड देन आफ्टर यू विल ऐड इट इन योर मिस्टेक नोटबुक, तो उसको भी आप इस मॉडिफाई करते रहिए आपके मिस्टेक नोटबुक को। और साथ साथ में आप नया भी मतलब मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन आपको करना होगा, मिस्टेक नोटबुक को भी एनालिसिस करना होगा। तो बहुत कुछ आपको लास्ट के 10 दिनों में करना होगा। ये इजी हो सकता है किस तरीके से, लेट मी जस्ट एड्रेस दिस। मान लीजिए अपना सिलेबस 19 अप्रैल को ख़त्म किया है, तो 20 अप्रैल आपके पास एक बफर की तरह बच गया जो ज़्यादातर के पास बचना चाहिए। सो यूज़ 20 अप्रैल इन रिवाइजिंग योर क्लास 11th कम्प्लीटली। ठीक है, क्लास 11th को आप अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए और आप 21 अप्रैल को बैठ जाइए 2 बजे अपना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने। 2 बजे के पहले आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप अपना क्लास 12th रिवाइज़ कर सकते हैं और मिस्टेक नोटबुक रिवाइज, जितना क्लास 12th होता है, पूरा नहीं होगा फॉर श्योर, जितना क्लास 12th रिवाइज होता है वो, और मिस्टेक नोटबुक रिवाइज़ कर लीजिए। फिर आप मॉक टेस्ट दीजिए, तो क्लास 11th के ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और क्लास 12th के कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे। फिर जब आप 22 को बैठते हैं तो पहले बचे हुए टाइम में आप बची हुई 12th कर लीजिए। रात का भी आपके पास टाइम होगा, रात का टाइम और सुबह का टाइम मिलाकर आप क्लास 12th रिवाइज करेंगे और मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करेंगे एंड आफ्टर दैट यू विल गिव योर टेस्ट। सो लाइक दैट 2 टेस्ट की हेल्प से अब जब आप तीसरा टेस्ट देंगे विच इज़ ऑन 23 अप्रैल, तब आप खुद को प्रिपेयर्ड मानिए। आपने क्लास 11th भी रिवाइज़ करी, क्लास 12th भी रिवाइज़ करी और साथ साथ में मिस्टेक नोटबुक भी रिवाइज़ करी। तो अब जब आप 23 अप्रैल को टेस्ट देंगे तब आप अपने आप को प्रिपेयर्ड मानिए कि हाँ अब मैं प्रिपेयर होकर टेस्ट दे रहा हूँ। 23 अप्रैल से धीरे धीरे आपका स्कोर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होगा। ट्रस्ट मी, अगर आप डेली एनालिसिस करते हैं और अपने वीक टॉपिक्स को हैंड इन हैंड स्ट्रॉन्ग करते हुए जाते हैं तो डेफिनेटली 23 अप्रैल से मतलब इन ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो मैंने आपको बताया फॉर द स्टूडेंट्स जिन्होंने 19 अप्रैल को अपना सिलेबस कंप्लीट किया, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से 24 अप्रैल से धीरे धीरे आपका मॉक टेस्ट में इंक्रीज़ होता जाएगा स्कोर। जब भी आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, सडन इम्प्रूवमेंट खुद से मत एक्सपेक्ट करना। हो सकता है किसी टेस्ट में आपके 540 मार्क्स आए हों और नेक्स्ट टेस्ट में आप कोशिश करेंगे इस बार 600 लेकर जाएंगे, बट वो 500 हो जाए, 480 हो जाए। इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हर जो क्वेश्चन पेपर है उसका लेवल सेम नहीं होगा। कभी कभी ईजी होगा, कभी कभी मॉडरेट होगा, कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, कभी कभी वो सब क्वेश्चंस आएंगे जो आपको आते थे, कभी कभी वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपको नहीं आते थे। कोई ऐसा पेपर भी आपको मिलेगा जिसमें आपको कुछ नहीं आता था, तो घबराना नहीं है, बिकॉज नीट का पेपर बैलेंस्ड होगा। मॉक टेस्ट के पेपर आपके थोड़े बहुत इम्बैलेंस्ड हो सकते हैं, तो नीट के पेपर में आप कर पाएंगे। बस आपको कंसिस्टेंटली अपने एफर्ट्स लगाते रहना है, जो चीज़ें नहीं आती हैं उन्हें रेक्टिफाई करते रहना है, एनालिसिस अच्छे से करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहनी है, रिवीजन करते रहना है। अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करें तो नीट के पेपर में आप अच्छा करके आएंगे। ट्रस्ट मी, मॉक टेस्ट के स्कोर से ऑफेंड नहीं होना है और नहीं फ्लेक्स करना है मॉक टेस्ट का स्कोर कि ओ माय गॉड आई हैव स्कोर्ड 680। फ्लेक्स भी नहीं करना है और डीमोटिवेट भी नहीं होना है। जो आ रहा है अच्छी बात है, आपको मेन काम है मॉक टेस्ट के थ्रू एनालाइज करना अपने वीक टॉपिक्स को और उन्हें बिल्ड करना, वो काम आपको करते रहना है। So that was my master plan for the last month of April. I hope you liked it. That is all for my side for now. And if you want any sort of help regarding NEET 2024, 2025 or any year or class 12, so please do let me know in the comments. That is all. Thank you so much.